हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग बार्क 2023 की साइंस टॉप 20 एमसीक्यू को कर रहे हैं। जैसा कि बार्क रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 2023 में स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड और टेक्नीशियन बी के लिए ये साइंस बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसमें पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के आधार पे ये साइंस टॉप 20 एमसीक्यू करा रहे हैं। इससे पहले हमने बार्क प्रैक्टिस सेट 4 को भी करा दिया है, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की जो क्लास है वो बार्क प्रैक्टिस सेट 5 की है और आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए यानी कि फर्स्ट स्टेज के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या आप सक्सेस करियर के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सक्सेस करियर की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बार्क स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि 99 रुपीज में है। यहाँ पे टोटल आपको 13 पेपर मिलेंगे और 50 क्वेश्चन रहेंगे इस प्रत्येक क्वेश्चन में। जैसा कि आपका बार्क का एग्जाम होने वाला है ना, सेम वैसे ही आपको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि हम बोल रहे थे आज प्रैक्टिस सेट 5 है, तो हम लोग 5वें नंबर के प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों के समुदाय होते हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो है परितंत्र शब्द वो सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, कौन सा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होते हैं। या तीसरा ऑप्शन दिया है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। तो देखिए परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन जो होता है वो है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं वही क्या करता है, परितंत्र कहलाता है, ठीक है। परितंत्र किसको कहते हैं, जीवों का समुदाय, जहां पे जीव एक साथ मिलकर एक पर्यावरण में रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, सेकेंड नंबर का आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, गैलेन। तो यहाँ देखिए चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो है हिप्पोक्रेटस, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर, यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताना है। दिया है कि हाइड्रोजन के स्थानिक की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। तो आप सभी को बिल्कुल याद रखिएगा, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है वो 3 होता है। कैसे 3 होता है वो देख लीजिए। यहाँ पे 1H1, ठीक है, 1H2, 1H3, ये 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, वो क्या है, समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक किसे कहते हैं वो नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है। जिसमें यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें जिस तत्व का परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान किसे कहते हैं, परमाणु भार को कहते हैं। द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है समस्थानिक क्या है ना। तो आप क्या बताएंगे, जिसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक समान होता है, वो क्या है, समस्थानिक होता है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्या होता है, ये हो गया समस्थानिक। एक होता है समभारी, आपको नोट कर लेना है। एक समभारी होता है, क्या होता है, समभारी, समस्थानिक समभारी।
इसमें क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होगा, उल्टा हो जाता है, द्रव्यमान संख्या समान होगा किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न, तो वो क्या हो जाएगा, वो समभारी हो जाएगा। चलिए, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए आंसर उसका। देखिए दिया हुआ है समान आवेशों में होता है, ऑप्शन दिया हुआ है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण या संसंजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो भी समान आवेश रहते हैं उनके बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, कौन सा बल लगता है, विकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्षण। आकर्षण क्या होता है, जब दो समान आवेश, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक Q1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक Q1 दिया हुआ है, दूसरा Q2 दिया हुआ है, एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि पास पास आएंगे। ऐसे ही समान आवेश रहेगा, यानी कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है आवेश, तो ये दोनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी दूर दूर भेजेंगे। जैसे चुंबक का समान आवेश होता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे को विकर्षण करता है, और जब विपरीत आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को खींचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपके सामने 5वां क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको क्या करना है, सही उत्तर को पहचानना है। चलिए बताइए। यहाँ पे दिया है सूची 1, ठीक है, ए में दूरी दिया हुआ है, दूरी, और यहाँ पे पदार्थ की मात्रा, तीसरा दिया हुआ विद्युत आवेश की मात्रा और ऊर्जा। इधर एक चीज छूटा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या छूटा हुआ है, पहले देख लेते हैं। ऊर्जा, ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट घंटा होता है। चलिए ठीक है। पदार्थ की मात्रक क्या होता है, देखिए दूरी का मात्रक, दूरी किसका, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए का 3 मिल गया हमारे पास, ए का 3 हो गया, और यहाँ पे डी वाला का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी डी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है। डी का क्या मिल गया यहाँ पे, देखिए वाट घंटा, ये किसका है, ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। अब बचा हुआ है बी और सी, बी और सी बचा हुआ है। तो पदार्थ की मात्रा और विद्युत आवेश की मात्रा, तो विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, यानी कि सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 बचा है। अब बी का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे दिया नहीं है, तो बी देखिए क्या है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, कैंडिला कहलाता है। यहाँ पे आप लोग कैंडिला नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट कर रहे होंगे। आप अपनी नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे गए। तो ये देखिए A3, B1, C2, D4 कौन से ऑप्शन में सही है, ये ए ऑप्शन में सही है। करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को साइंस का एक नोट्स बना लीजिए, और इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग नोट्स करते जाएंगे। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। स्नेल ने किया था, न्यूटन ने किया था, मैक्सवेल ने किया था, यंग ने किया था। तो आपको याद रखना है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप जो खोज किए थे वो मैक्सवेल थे। कौन थे, मैक्सवेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आपके सामने है। दिया हुआ है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। लिटमस पत्र को, कोबाल्ट पत्र को, अमोनिया पत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से आपको याद होगा, अम्ल और भस्म के लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार यानी कि जो भस्म होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये याद रखना है आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर यहाँ आपके सामने है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए परमाणु का नाभिक का आकार 10⁻⁵ मीटर, या 10⁻⁹ मीटर होता है, या 10⁻⁻10 मीटर होता है, या 10⁻⁻15 मीटर होता है।
तो याद रखेंगे परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में कभी पूछ लेता है तो आपको क्या लिखना है, 10 के पावर -15, और मीटर में दिया है तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 के पावर -15 गुणे 10 के पावर 2। आपको पता है कि ये आधार होता है, जब आधार बराबर होते हैं तो घात क्या होते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। तो घात जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -13, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। मीटर में अगर बात करेगा परमाणु के नाभिक का तो वो 10 के पावर -15 मीटर, और जब सेंटीमीटर में बात करेगा तो 10 के पावर -13 मीटर। कभी कभी मिलीमीटर में भी पूछ लिया देता है, तो बस आपको कन्वर्जन जैसे मैं किया हूं वैसे आप लोग कर लेंगे। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहर प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है इसमें। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CO2 और SO2, ये प्रमुख वायु प्रदूषक है। या हाइड्रोकार्बन है, या शैवालीय जीवाणु है, या ओजोन है। तो देखिए मुख्य रूप से जो मुंबई और कोलकाता में जो प्रमुख वायु प्रदूषक है, सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन जो कराया था कल की भी क्लास में, वो CO को बताया था। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसे बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है CO क्या है, तो आपको क्या बताना है, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसे। ठीक है, कार्बन मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रमुख जो वायु प्रदूषक है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10th नंबर का, आंसर बताएंगे। दिया हुआ है बीज फूलते हैं जब जल में रखते हैं। ठीक है, किस कारण फूलते हैं, दिया हुआ है बीज क्यों फूलता है जब जल में हम रखते हैं। परासरण के कारण फूलता है, अंतः शोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, या जीव द्रव्यचन के कारण। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण क्या होता है, बीज फूलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। दिया है ऊपरी रोही मूल मिलती है, ऊपरी रोही मूल मिलती है टीनोस्पोरा में, अमरबेल में, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया है आर्किड्स में, या चौथा ऑप्शन दिया है भारतीय रबड़ में। तो करेक्ट आंसर देखिए ऊपरी रोही मूल जो होता है वो आर्किड्स में मिलता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। चलिए इसका आंसर बताइए। दिया है पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होता है, सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, और इनमें से कोई नहीं। तो कल मैं आपको तरंगों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात किया था कि तरंगे आपको मैं बताया था 3 तरह की तरंगे होती है। एक होता है श्रव्य तरंगे, ठीक है, दूसरा तरंग जो होता है वो है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य, ठीक है, और तीसरा जो तरंग बताया था वो है अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार मैं बोलता हूं पूछता है। श्रव्य तरंगे वे तरंगे जिसको मनुष्य सुन सकता है। कल मापन पूछा था कि पराश्रव्य तरंगे का जो कितना हर्ट्ज से ऊपर होता है, तो वो भी बताया था। वो कल की क्लास में मैं पूरा डिटेल से बताया था। ठीक है, आज बस सिर्फ पराश्रव्य तरंगे पूछ लिया है, तो दोनों आप लोग समझेंगे। देखिए श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जो मनुष्य सुन सकता है, ठीक है, ऐसी तरंगे जो मनुष्य सुन सकता है उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज बोलिए, ये श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे क्या होती है जो मनुष्य सुन सकता है वो श्रव्य तरंगे है। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे पराश्रव्य तरंगे पूछा है, तो अब पराश्रव्य तरंगे देख लीजिए जो 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग 20,000 हर्ट्ज भी बना सकते हैं। किलो का मतलब 1,000 होता है। ये 20 हर्ट्ज का ही है या 20 किलो हर्ट्ज बराबर है। ये पराश्रव्य तरंगे है ना। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य कितने आवृत्ति के तरंग को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज के 20। लेकिन ये पराश्रव्य तरंगे में क्या होता है, ये 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। जो तरंगे वो पराश्रव्य तरंगे होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंग होता है वो क्या है, पराश्रव्य तरंगे है। और इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के भी। लेकिन 20,000 से अधिक हो जाएगा तो वो सुन नहीं सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नहीं नहीं सुनी जा सकती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सुनी जा सकती है नहीं, सुनने वाली तरंगे क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कभी कभी सुनी जा सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। जब सुनाई देगा तो सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा तो नहीं सुनाई देगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। अब है अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे क्या होते हैं, जो तरंग का मान 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अवश्रव्य तरंगे कहलाता है। और 20 हर्ट्ज से कम है तो इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। तो ये दोनों आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखिए, श्रव्य तरंगे कभी भी आएगा तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच जो तरंगे होती हैं वो श्रव्य तरंगे होती हैं, इसे मनुष्य सुन सकता है। दूसरा प्रश्रव्य तरंगे होती है, इसमें 20 किलो हर्ट्ज बोलिए या 20,000 हर्ट्ज, ये से अधिक जो तरंग होती है वो प्रश्रव्य तरंगे होती है, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। अवश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, 20 हर्ट्ज से जो कम तरंगे होती हैं वो अवश्रव्य तरंगे होती हैं, और इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर का। दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है, अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, या अणुओं की ऊर्जा चाल घट जाती है, या द्रव्यमान बढ़ जाता है, या भार बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब कोई वस्तु है और वो ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, उसकी चाल घट जाएगी। कैसे घट जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई बॉक्स रखा हूँ, ठीक है, कोई ये मैं बर्तन ले लिया, ठीक है, और इसमें पानी में भरा हुआ हूँ, ठीक है, क्या रखा हुआ हूँ, पानी, ये पानी में रखा हुआ हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को पानी, अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करेंगे तो ये अणु क्या करेंगे, बहुत तेज गति से तो क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे ना। तो जब हम वस्तु को, किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसको अणुओं में बहुत तेज गति होने लगती है, ठीक है, यानी कि चाल उसका अणुओं का बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ठंडा करेंगे, तो ठंडा करेंगे तो जो अणु है ये क्या होंगे, धीरे धीरे इनकी चाल घट जाएगी। गर्म होगा तो बहुत तेज चलेगा, बहुत तेज चलेगा, और ठंडा होगा तो धीरे धीरे ये इसकी चाल घटेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, चाल घट जाएंगी, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है कि विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, आक्सीकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है, दहन कहलाता है, या भंजन कहलाता है। तो देखिए, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने पर, धनात्मक तत्वों से संयोग करेगा तो वो अवकरण कहलाएगा, ठीक है, और ऋणात्मक तत्वों से संयोग करेगा तो आक्सीकरण कहलाएगा। तो धनात्मक यहाँ पे पूछ रहा है, धनात्मक तत्वों का संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो अवकरण कहलाती है, ये याद रखना है आपको, करेक्ट आंसर। और देखिए, ऑक्सीजन के साथ कोई चीज क्रिया करता है तो वो दहन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइंस का 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर। दिया हुआ है रेडियोधर्मिता का यूनिट्स क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट्स रेडियोधर्मिता का पूछ दिया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, कैंडिला, फर्मी, क्यूरी। तो देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है रेडियोधर्मिता की जो यूनिट है वो क्या है, क्यूरी होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है, दूरी का मात्रक है। जैसे एक एंगस्ट्रॉम कभी कभी पूछ लेता है तो क्या कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस, ठीक है, 10 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक नैनोमीटर पूछ दे, नैनोमीटर, तो ये क्या होता है, 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। कैंडिला, ये किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। फर्मी किसका मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। क्यूरी किसका मात्रक है, तो ये अब भी रेडियोधर्मिता की मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन कर लेना हम लोग। अब चलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन पे। 16 नंबर का दिया हुआ है, अपुष्पी पादपों को रखा जाता है, ठीक है, कहाँ पे रखा जाएगा, क्रिप्टोगैम्स में, पेंड्रोगैम्स में, ब्रायोफाइट्स में, या टेरिडोफाइट्स में। तो देखिए, जो अपुष्पी पादप होते हैं उसको क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताएंगे, अगर आपको आएगा तो कमेंट बॉक्स में। देखिए, दिया हुआ है कि कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंटेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, या इथियोलॉजी।
तो देखिए कीड़ों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है कि फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है। फिलोसॉफी जूलॉजिकल के लेखक कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मेंडल, ठीक है, लेमार्क, डार्विन या डिब्रीज। तो फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक कौन है, लेमार्क है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके सामने है, दिया हुआ है कपास संबंधित है किससे, क्रूसीफेरी से, कंपोजिटी से, मालवेसी से या रेनकुलेसी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, वो कौन सा हो जाएगा, वो मालवेसी हो जाएगा। करेक्ट आंसर मालवेसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है इस बार का। दिया हुआ है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, और ये मैं कल ही आप लोगों को करवा दिया था, इसको बिल्कुल डिटेल से बताया था। पावर हाउस, कोशिका की पावर हाउस यानी कि किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये अच्छे से मैंने आपको बता दिया था। तो इस प्रकार हमने साइंस के प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, स्टेज फर्स्ट के लिए साइंस का 5वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। मॉक टेस्ट जिन कैंडिडेट को लगाना होगा तो मैं उसकी लिंक वेबसाइट पे और सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे दोनों जगह अवेलेबल है, आप दोनों जगह लगा सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।